आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना का मोस्ट वांटेड शंकर यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। शंकर यादव पर 50,000 का इनाम है। यूपी में इसकी गिरफ्तारी हुई है और मुगल सराय से बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी, और यह है पटना का मोस्ट वांटेड शंकर यादव, जिसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। शंकर यादव पर 50,000 का इनाम है। तो उत्तर प्रदेश के मुगल सराय से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पटना का मोस्ट वांटेड गिरफ्तार किया गया है। शंकर यादव की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है और 50,000 का ये इनामी बदमाश पकड़ा गया। यूपी से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह है मोस्ट वांटेड शंकर यादव, जिसकी टोह में पुलिस काफी दिनों से थी और इसके बारे में सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश में है, और जब पकड़ने के लिए वहां पर पुलिस गई इसे, तो इसकी गिरफ्तारी मुगल सराय से हुई है। और ये मोस्ट वांटेड शंकर यादव, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था, आखिरकार एसटीएफ ने इसे धर दबोचा। भागलपुर के नवगछिया में अपराधियों ने किसानों पर कहर बरपाया। इस्माइलपुर में फुलकिया के अपराधी टुन्ना यादव और उसके गुर्गों ने रंगदारी नहीं देने पर 35 किसानों की सामूहिक रूप से पिटाई कर दी। पिटाई में 6 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनका इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। किसानों का कहना है कि टुन्ना यादव प्रति बीघा 15,000 रुपए की रंगदारी मांगता है। रंगदारी नहीं देने पर उसकी पिटाई की गई। अपराधियों ने किसानों को हथियार के बल पर लाठी डंडों से पीटा और इस मामले में किसान महेंद्र मंडल के लिखित बयान के आधार पर इस्माइलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी में टुन्ना यादव, कारेलाल यादव, लालू यादव समेत कई अपराधियों के नाम हैं। खेत में परवल जो लगा रंगदारी मांगता है कि देना पड़ेगा। क्यों? मतलब क्रिमिनल है, हमको दीजिए जबरदस्ती, देना ही पड़ेगा, नहीं तो मार देंगे। ये कहाँ पे मारपीट हुआ है? मैंने मतलब क्या दिया रहा पे। कितने लोग घायल होंगे? इसमें तो बहुत है सर, और तो वहीं है उसी पार में 30-35 आदमियों को मारे। परवल का रंगदारी मांगने के लिए ना। कितने लोग घायल होंगे? 5-6 आदमी। 5 आदमी। कहाँ के रहने वाले जो घायल हैं? पड़ता तो गांव में है फुलकिया, लेकिन ये लोग बस गए होगा। तो किसानों की पिटाई पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पिटाई पर मूक दर्शक क्यों बनी हुई है अब तक पुलिस? सवाल यह है कि क्यों टुन्ना यादव की गिरफ्तारी नहीं हो रही? सवाल यह है कि टुन्ना के आतंक के सामने पुलिस इतनी बेबस क्यों हो गई? भागलपुर के नवगछिया स्थित बेहपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। मारपीट के संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से स्थानीय थाने में आवेदन दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है और मामले में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी जारी है। और खबर है बगहा से, जहां जो जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की है। मारपीट का वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर पुराने विवाद में यह मारपीट हुई और दोनों पक्षों से महिला समेत आधा दर्जन जख्मी लोगों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब बात यूक्रेन रूस के युद्ध की। फ्लाइट अरेंज करवा के इंडिया वापस लाया जाए। मैं यहाँ से जल्द निकाला जाए। जबरदस्त सेलिंग हुई है। शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है। हंगेरियन बॉर्डर के अंदर एंट्री करवाया।
यूक्रेन रूस युद्ध का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला जारी है। कोनोटॉप में रूसी एयरक्राफ्ट ने 2 धमाके किए हैं। तो तीसरे दिन भी यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला जारी है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कोनोटॉप पर रूसी एयरक्राफ्ट ने 2 धमाके किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया है। हमें हथियार चाहिए ना कि सवारी, ये जेलेंस्की का कहना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तीसरे दिन भी यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला जारी है। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। हर तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। युद्ध विमान बमबारी कर रहे हैं, टैंक गोले बरसा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और युद्ध की विभीषिका में मानवता झुलस रही है। हर तरफ हाहाकार मचा है। बंकर में छुपे हुए लोग दहशत में जी रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, स्क्रीन पर हैं। Вот, ребята, российские танки стоят на окружной. तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ बरसती बर्बादी की आग और बंकरों में दुबके हुए लोग और हर तरफ दहशत है। किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ लोग जाते हुए और बताया जा रहा है कि ये बंकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बने हुए हैं, जिसका उपयोग आज किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। युद्ध के हालात के बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। इनमें गया जिले के परैया बाजार निवासी डॉक्टर धीरज कुमार की बेटी नेहा शामिल है। नेहा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद छात्रों के सामने घर वापसी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। परिजन भारत सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। नाम नेहा कुमारी है। मैं बिहार के गया जिले की परैया की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष में पढ़ रही हूँ। युद्ध के हालात को लेकर के हमारे यहाँ डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ की फ़्लाइट्स भी बंद हो गई है ताकि जिससे हम घर जा सकें। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमें ऊपर से सरकार की ओर से कहीं से भी कोई मदद मिले ताकि हम लोग जल्द से जल्द घर जाएं। तो युद्धग्रस्त यूक्रेन में हर तरफ तबाही और दहशत है। लोग यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे हैं। बिहार के कई छात्र यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे, जहां सड़क पर गाड़ियों का जाम लगा है और ऐसे में छात्र भाड़े की जो कार है उससे उतरकर मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। कुछ छात्रों 25 से 30 किलोमीटर तक पैदल चले हैं। पोलैंड बॉर्डर से बिहार के एक छात्र ने यह तस्वीर भेजी है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार है। छात्र अपना सामान लेकर पैदल चल रहे हैं। अभी रातों रात हम लोग पर्सनल कार करके यहाँ बॉर्डर पे पहुँचे हैं, पोलैंड बॉर्डर पे। और बहुत दूर पहले से ही, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर पहले से ही यहाँ जाम लगी हुई है। तो पहले ही गाड़ी उतार दे रही है, वहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ कितनी लंबी जाम, ये देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जहाँ तक दिख रही जाम ही है। तो युद्धग्रस्त यूक्रेन से लोगों का पलायन लगातार जारी है। गोपालगंज के 18 छात्र भारतीय दूतावास की सूचना पर यूक्रेन से पलायन कर हंगरी पहुंचे। छात्रों का कहना है कि दूतावास ने बताया कि यहां उनके लिए फ्लाइट की व्यवस्था है, लेकिन हंगरी बॉर्डर पर उनके लिए फ्लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। यूक्रेन में लगातार हो रही बमबाजी के बीच करीब 700 किलोमीटर का सड़क मार्ग तय कर छात्र हंगरी बॉर्डर पहुंचे। मेडिकल के छात्रों ने हमें जो वीडियो भेजा उसमें दिख रहा है कि हंगरी बॉर्डर पर किस तरह से वाहनों की लंबी कतार लगी है। बॉर्डर फोर्स की निगरानी है, लिहाजा भारतीय मूल के छात्रों को हंगरी में एंट्री नहीं मिल पा रही। मेडिकल स्टूडेंट्स रिजवान ने हंगरी बॉर्डर से वीडियो भेजकर कहा कि वहां भारतीय दूतावास का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। बॉर्डर पर तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पर बिहार के छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और ऐसे में छात्रों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। या तो छात्रों को हंगरी में एंट्री दी जाए, व्यवस्था की जाए, या फिर उन्हें एयरलिफ्ट कर वतन वापस लाया जाए। इवानो फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र अभी अपने शहर इवानो से हंगरी के बॉर्डर पे आ चुके हैं। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजरी था कि आप हंगरी के जो बॉर्डर इलाका है के पीपी टेस्ट
उस पे आप पहुंचे और यहाँ पे हमारे इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे अराइव्ड हुए हैं। तो अभी भारत सरकार से एक गुजारिश है कि हम लोग को जल्द से जल्द हंगेरियन बॉर्डर के अंदर एंट्री करवाया जाए। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हंगरी का बॉर्डर है, यूक्रेन हंगरी का बॉर्डर, और ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए गाड़ियों की लाइनें लगी हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि हम लोग भी अभी भारतीय जो छात्र हैं, कुल इवानों से 18 छात्र अभी हैं हंगरी के बॉर्डर पे। तो हमें भारतीय दूतावास से जल्द मदद दिलवा के हंगरी के अंदर एंट्री करवाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राशिद रिजवान अभी आपसे हंगरी और यूक्रेन बॉर्डर से लाइव हुआ हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो लंबी गाड़ियाँ हैं, ये सब एंट्री के लिए, हंगरी में एंट्री के लिए खड़ी हुई हैं। और हम अभी 18 छात्र टोटल इवानो फ्रांकोविच से यहाँ आए हुए हैं। अभी हमारे बाहर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और इस समय हम लोग बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि अभी तक हमारी एंट्री नहीं हो पाई है इस हंगरी के बॉर्डर के अंदर। आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो शेयर करें जल्दी से जल्दी और हम लोग को एंट्री करवाएं, क्योंकि अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे नहीं है जिसके थ्रू हम लोग जा पाएँ अंदर, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो अथॉरिटी है वो हमें मना कर रही है अंदर ले जाने से। अभी यूक्रेन संकट से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आज से शुरू होगी यूक्रेन से छात्रों की वापसी। जो मेडिकल स्टूडेंट्स भारतवंशी वहां पर मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, उन्हें लाने के लिए, उनकी वापसी के लिए आज से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। छात्रों को लेकर आज रात दिल्ली पहुंचेगा विमान और करीब 2 बजे, रात के करीब 2 बजे ये विमान लैंड करेगा। दिल्ली लैंड करने वाली फ्लाइट में बिहार के 21 छात्र होंगे और दिल्ली मुंबई से आने वाले जितने भी छात्र हैं उनका खर्च बिहार सरकार उठाएगी। तो ये बड़ी खबर, यूक्रेन संकट से जुड़ी बड़ी खबर। इस बीच में आज की जो रात है, जब जो छात्र फंसे हुए उन्हें लाने की तैयारी है और जिसमें 21 छात्र बिहार के हैं और पूरा खर्चा, उनके आने का जो पूरा खर्चा है, वतन लौटने का जो पूरा खर्चा है, वो बिहार सरकार उठाएगी। दिल्ली और मुंबई से छात्रों के बिहार आने का सारा खर्च बिहार सरकार उठाएगी। और सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर वहां फंसे बिहार वासियों को बिहार लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बिहार के स्थानीय आयुक्त को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। यूक्रेन से बिहार वासियों को भी लेकर 2 विमानों को मुंबई और दिल्ली में लैंड करने की सूचना मिली है और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां से बिहार आने वाले लोगों का संपूर्ण किराया राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने का फैसला लिया और इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। अपने नेताओं के विवादित बयान पर बीजेपी सख्त हो गई है। बीजेपी ने विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से किनारा कर लिया। पार्टी ने विधायकों और नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि मुसलमानों से उनके मतदान के अधिकार को छीन लेना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उस बयान को किस तरीके से कहा, हम सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। कैसे ले लिए? उनको तो जो भी सुख सुविधा है सब वापस ले ले। यहाँ रहे तो अपना दूसरे स्तर के नागरिकता की तरह रहे। जब वो धर्म के नाम पर देश ले लिए तो कृपा पर रह रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों का, सारे लोगों का वोट राइट खत्म कर दिया जाए। तो बचौल के बयान पर जब विवाद बढ़ा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दिया कि इस तरह की बयानबाजी का पार्टी समर्थन नहीं करती है। बोलने की आजादी की आड़ में बेलगाम बयान देना फैशन हो गया है। दुर्भाग्य से विपक्षी दलों द्वारा शुरू किए गए इस ट्रेंड के शिकार कुछ पक्ष वाले भी हो गए हैं और इस स्थिति को विशेषकर भाजपा में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान की आबादी के हिसाब से अधिकार दिए जाने की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अख्तरुल इमान ने कहा कि अल्पसंख्यक की हैसियत से मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा।
अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री बनी है, लेकिन अक़लियतों का शोषण हुआ है, दोहन हुआ है, पढ़ाई लिखाई नौकरी कारोबार सब में इसको नज़रअंदाज किया गया है और धोखा देने के लिए सिर्फ अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया गया है। हम तो ये नहीं चाहते हैं। अल्पसंख्यक आयोग का मतलब हुआ कि उनके हुकूक से ज़्यादा देना, उनको एपीचमेंट करना, उनको ज़्यादा कुछ देना, लेकिन हमको ज़्यादा कुछ नहीं दिया जा रहा बल्कि कम दिया जा रहा है। तो जब हमको कुछ विशेष दिया ही नहीं जा रहा है तो इसे हटा दो, जो जनरल है वो जनरल में हिस्सा तय कर दो, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 28 फरवरी को बिहार का बजट पेश होने वाला है। यह बजट कटिहार के लिए खास होने वाला क्योंकि दूसरी बार डिप्टी सीएम सह प्रदेश के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करेंगे। तो कटिहार के खासकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए यह खास पल होगा। कटिहार के चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यवसायियों और उद्योगपतियों से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। देश के बजट के बाद अब प्रदेश के बजट आने वाला है। प्रदेश के बजट कटिहार से खास महत्व रखता है क्योंकि यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो वर्तमान में वित्त मंत्री है और वित्त मंत्री का जुड़ाव कटिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स से रहा है। आप देख सकते हैं बोर्ड में आज भी उनका नाम है, जो साल 98-99 है उसमें वो यहाँ के अध्यक्ष थे। इसीलिए जो कटिहार के बिजनेस है इसके बारीकियों के बारे में जानते हैं और ये कटिहार के बिजनेस से पूरा कोसी सीमांचल का बिजनेस रूल होता है, ऐसे चर्चा है। तो तमाम शहर के जो बड़े व्यवसायी हैं वो हमारे साथ है। क्या उम्मीद है बजट से और क्या आगे हो सकता है इसका आकलन करते हैं। सर, क्या उम्मीद है वित्त मंत्री जी बजट लेकर कटिहार से जुड़ा हुआ? वित्त मंत्री से हम लोगों की बहुत उम्मीद है। यहाँ पर जितने भी उद्योग हैं जो अभी तक बंद पड़े हैं उनको खुलवाने के लिए उनको विशेष पैकेज, विशेष सुविधा दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। और साथ ही एक जो चीज़ है हमारे बिहार में कि जो आदमी इंडस्ट्री चलाता है और परमानेंट जब हो जाता है तो उसके बाद भी उससे वो ज़मीन वापस मांगी जाती है, किसी कारण से वो बंद हो जाती है। जबकि बगल में राजस्थान है, वहाँ पर ऐसे नहीं है। एक बार अगर आप इंडस्ट्री चलाए हैं तो वो ज़मीन आपकी हो गई है और ज़मीन को आप चाहिए, आप किसी कारण से फेल हो गए तो दूसरों को सेल आउट कर सकते हैं, जो व्यवस्था यहाँ नहीं है जो यहाँ होनी चाहिए। प्लस इंडस्ट्रीज के अलावा वहाँ पर मॉल खोलने का और भी इस तरह की चीज़ का जो है एक फ्री होल्ड वाली व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि बेस्ड इंडस्ट्री होना चाहिए, क्या आप लोग क्या चाहते हैं इस पर? ये इलाका ये इलाका कृषि से आधारित ही है। तो यहाँ पे जैसे केला का, मखाने की खेती, मकई की खेती काफ़ी होती है, तो उस पर आधारित उद्योग लगना चाहिए। उस पर विशेष राज्य का दर्जा मिले, पैकेज मिले ताकि उद्योग लग सके। रवि महावर, महासचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या मांग करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष? क्या बिजनेस डेवलप होना क्या? हम मांग करते हैं यहाँ पर में कि जो इंडस्ट्री हमको उठाव यदि करना है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब वित्त मंत्री हमारे चाहते हैं कि यहाँ पर में उद्योग बढ़े, तो यहाँ पर में विशेष राहत पैकेज जो है इंडस्ट्रीज को देना चाहिए पूरे बिहार को, ताकि क्या कि यहाँ इंडस्ट्री बैठ सके और बाहर के जो इंडस्ट्रीज है उससे लोग कंपटीशन में आगे बढ़ सके। ये कटिहार से एक सर्वे है और ये सर्वे इसीलिए महत्व रखता है क्योंकि ये जो है ये जिला उप मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यहाँ के जो व्यवसायी है उनको आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में जानते हैं। इसलिए उम्मीद है कि इस सर्वे के आधार पर जो बजट आएगा उसमें बिहार के उद्योग के बारे में विशेष विकास की छवि झलकेगी। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मुंगेर के 100 साल पुराने एयरपोर्ट से अगर हवाई सेवा शुरू कर दी जाए तो मुंगेर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी तरक्की होगी। मुंगेर जिला जो कि काफ़ी ही ऐतिहासिक जिला है, ऐतिहासिक होने के साथ साथ यहाँ कई ऐसे चीज़ हैं, कई ऐसे धार्मिक स्थान है, कई ऐसे पर्यटक के घूमने के स्थान हैं जिसको लेकर यहाँ पे पर्यटक को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन ज़िले में अब तक हवाई सेवा स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसको लेके ज़िले वासियों को काफ़ी ही मायूसी है। अब बिहार के 5 जिलों में हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट होने वाली है। ऐसे ज़िले वासियों ने पुनः ज़िले में हवाई सेवा को स्टार्ट करने की मांग उठ गई। उन लोगों का कहना है कि इस मुंगेर ज़िले को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाए ताकि यहाँ के जो ऐतिहासिक चीज़ है यहाँ के पर्यटक को बढ़ावा मिले। ये जो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि मुंगेर हवाई अड्डा में मौजूद हूँ। यहाँ पे 8 करोड़ की लागत से जो है हवाई पट्टी को आप देख सकते हैं कि काफ़ी है अच्छी हवाई पट्टी को भी बनाया गया, लॉन्च बनाया गया, लेकिन अब तक ज़िले में हवाई सेवा स्टार्ट नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे कई जो जब नेता आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर यहाँ बाखूबी लगते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हवाई सेवा से अब तक इसको नहीं जोड़ा गया है। यहाँ के साथ में कुछ लोग भी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि उनका क्या कहना आपका। देखिए, मुंगेर शहर एक ऐतिहासिक शहर रहा है। इस शहर का एक अपना वजूद रहा है जो
5 जिलों में अभी हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है आम नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए। निश्चित तौर पे उपलब्ध कराना जाना चाहिए। हर जिला में इस चीज़ को होना चाहिए था, लेकिन हमारा मुंगेर आज भी इस चीज़ से बहुत ही अलग है। मुंगेर का ये बहुत ही पुराना और सटीक मांग है कि मुंगेर को हवाई सेवा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि मुंगेर का जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं। अगर ये हवाई सेवा से ये जुड़ जाता है तो मुंगेर के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। हवाई सेवा होने से युवाओं को क्या बेनिफिट मिलेगा? बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, काहे कि अदर स्टेट से स्टूडेंट आना चाहेंगे तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसे भी आ सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, हवाई सेवा रहेगी तो उससे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। हम लोग को ही अच्छा लगेगा कि हमारे मुंगेर में भी हवाई सेवा उपलब्ध है, इसलिए हम लोग भी सहमत हैं इस बात से। सभी की एक ही मांग है कि जिले में हवाई सेवा होनी चाहिए, ताकि जिला का जो विकास अब तक सही मायने में नहीं हो पाया है अब हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।